आपके जो तीनों मैटर दिए थे, ओके, जो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से जो गैसेस फॉर्म में आते हैं, तो वो हीट के थ्रू आते हैं। ये आपको बता दिया गया था। वो गैस से वापस लिक्विड में जाएंगे तो कूलिंग के थ्रू, लिक्विड से वापस कूल पे जाएंगे तो लिक्विड से उसको कूल करेंगे तो सॉलिड, अब सॉलिड बन जाएगा। तो ये जो होता है कि टेम्परेचर के हिसाब से हम इसको डिफाइन करते हैं कि कितने कितने टेम्परेचर को इस पे ये इसकी क्या कंडीशन रहती है। तो नॉर्मली इसको हम कैसे वाटर से इसको मेजरमेंट करते हैं। तो जो हमारा टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर, उसको हम दो तरीके से ले सकते हैं, या तो डिग्री सेल्सियस में ले लो या फिर केल्विन में हम इसको बता सकते हैं। तो ये डिग्री सेल्सियस और केल्विन में हम इसको टेम्परेचर को लेंगे। तो नॉर्मल हमारा जो वाटर होता है वो कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। जब रूम का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तब वाटर क्या रहता है लिक्विड फॉर्म में रहता है, जो हम वाटर यूज करते हैं। ओके, आपने देखा JNK के मतलब जम्मू कश्मीर में जो है मोस्टली वाटर भी जम जाता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है, तो वो आइस फॉर्म में आ जाता है। ये इससे माइनस में जब जाएगा कुछ भी, इसका जो डिग्री सेल्सियस है माइनस में चला जाएगा तो वो आइस बन जाता है। और नॉर्मल कंडीशन जो हम यूज करते हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है। और अगर 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर को आपको वेपर में चेंज करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको हमको हीट देनी पड़ेगी, है ना। पानी को हम 100 डिग्री सेल्सियस पे इतना हीट कर देंगे कि ये वेपर में चेंज हो जाए। नॉर्मली घर में पानी गर्म होता है तो हम सेम एनर्जी, सेम हीट इसको देते हैं। जब पानी कब तक बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं आएगा, जब तक कि वो 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं मिल जाए, तब तक वो वेपर में चेंज नहीं हो सकता है। तो इससे आपको एक बात समझ में आनी है कि वाटर को जब लिक्विड आइस फॉर्म में रह रहा है, सॉलिड फॉर्म में रह रहा है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो कम है। फिर वो लिक्विड फॉर्म में आएगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फिर वो गैसेस फॉर्म में आएगा तो इसका टेम्परेचर और ज्यादा हाई हो जाएगा। ओके, ये इसका जो सीक्वेंस है ये याद रखना। सॉलिड में कम, लिक्विड में फिर ज्यादा, और फिर वेपर में और ज्यादा हो जाएगा। और इसी तरीके से जो सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, इनको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस, ये वाटर के लिए हम बात कर रहे हैं ना, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे है रूम टेम्परेचर पे, इसका मतलब इसमें कितना केल्विन है टेम्परेचर 273 केल्विन। तो अब ये अगर वेपर में चेंज हो रहा है इसके लिए कितना आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस के लिए 273, 0 पर था वो एज इट इज रखा, और प्लस में हम क्या कर देंगे 100, तो ये कितना आ जाएगा 373 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 373 केल्विन। अदर किसी भी हम सराउंडिंग मेटल्स जो भी लेंगे उनको इसी के बेस पे हम केल्विन से सेंटीग्रेड एंड सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज करेंगे। ओके, देख सकते हैं। और जो ये ऑब्जर्व होता है आइस से, जब ये फैमिलियर वाटर बनेगा तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट। ओके, मेल्टिंग का मतलब होता है, मेल्टिंग पॉइंट मीन्स गलना। ओके, when increasing the temperature of solids, solids of water, the kinetic energy of the particle increase due to the increase in kinetic energy। जैसे जैसे हम बर्नर से उस आइस के क्यूब को जो है वाटर में चेंज करेंगे तो उसमें नॉर्मली हो क्या रहा है, क्योंकि वो जो हीट से जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ रही है, इस वजह से वो पानी में चेंज हो गया और पानी से फिर लास्ट में वेपर में चेंज हो जाएगा। The particles start vibrating with greater speed. The energy is supplied by heat overcomes the forces of attraction between the particles. The particle leave their fixed position and start moving more freely. A stage is reached when the solid melts and is converted into a liquid. The temperature at which solid melts to become a liquid at the atmosphere pressure is called a melting point. तो ये गलना को जो आपको बता दिया है।
When a solid melts, its temperature remains the same. So where does the heat energy go? मतलब कि जो solid है वो melt कहाँ होता है, same temperature पे हो रहा है, तो where does the heat energy go? heat energy कहाँ चली गई? तो heat energy कहाँ जाएगी? जो kinetic energy थी उसमें यूज हो जाएगी. ओके, वो जो particles थे जो उसको heat देने के लिए यूज हो जाती है. You must have observed during the experiment the melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melts. This happens even though we continue to heat the breaker, that is, we continue to supply that heat. This heat gets used up in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles. Okay. सॉलिड स्टेट जो है वो आपको डायग्राम से इसको आप नॉर्मली समझ सकते हैं. सॉलिड से आप लिक्विड, लिक्विड से गैसेस पे कैसे जाएंगे, लिक्विड टू वाटर. सॉलिड स्टेट को आप जो है इससे रिवर्स भी हो सकती है. जहाँ बनर्स से जो आपका एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो आप सॉलिड से लिक्विड है, लिक्विड से वापस गैसेस पे कैसे आ रहे हैं वो तो हमने इसके देख लिया था, लेकिन वापस जो उल्टी प्रोसेस है वो भी हो सकती है. गैस से आप सॉलिड से आप लिक्विड पे आ जाते हीट से. ओके, एंड देन आप इसको हीट को ज्यादा दे रहे हैं तो ये क्या बन रहा था, गैस बनता जा रहा था. अब वापस जो गैस है वो लिक्विड पे कैसे आएगी, तो ये कैसे आएगी, कूल से. लिक्विड जो है उसको कूल, मतलब इसका तो आप एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत ही नहीं है. फ्रिज तो सबके यहाँ यूज होता है. वाटर जो है फ्रिज में रखते हैं, क्या होता है, मतलब ठंडा होता है, ठंडा होते होते क्या हो जाता है, सॉलिड आइस में चेंज हो जाता है. ओके, इसी का आपके पास एक सेकंड है, इफेक्ट ऑन ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. जो आपके प्रेशर है, अगर इस प्रेशर को हम चेंज कर लेते हैं तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा. प्रेशर मतलब दाब परिवर्तन के प्रभाव. देखो ये सारी जो कंडीशन थी उस पर सब पे अप्लाई होगा. ओके, जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस पे. तो आप एक सॉलिड फॉर्म में एक इस बीकर के अंदर अपन तीनों चीजें रखेंगे. इसमें आप कर देते हैं सॉलिड फॉर्म में कुछ भी. सॉलिड रखा है, एक लिक्विड है, एंड यहाँ पे आप कर देते हैं गैस फॉर्म में. और आप इसके ऊपर एक पिस्टन से क्या करेंगे, प्रेशर डालेंगे. तो देखो ये सॉलिड फॉर्म में जो भी है टुकड़ा अगर आप यहाँ पे रख देते हैं, लकड़ी का एक टुकड़ा रख दिया, ओके, वुड का एक रख दिया, या फिर आपने एक चौक का टुकड़ा रख दिया जो सॉलिड फॉर्म में, वो तो एक आसानी से ब्रेक हो जाएगा. नॉट ब्रेकेबल रखना है. तो उसमें जो होगा, जो सॉलिड के अंदर प्रेशर लगाने पे क्या उसकी जो वॉल्यूम है या फिर वो चेंज होगी, नहीं होगी. वो जो सॉलिड के जो ये होते हैं पार्टिकल्स, वो क्या रहते हैं, बहुत ही पास बने रहते हैं. इसी तरीके से जो लिक्विड के रहेंगे, लिक्विड के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो लेकिन थोड़ा थोड़ा सा दूर मूविंग तो सेम करते हैं. तो ये इसमें क्या हो जाएगा, जो वाटर अगर भरा है तो वो थोड़ा सा वो जो प्रेशर लगाने पर इसकी कंडीशन जो है वो चेंज हो जाएगी. और गैस जो है हम उसको तो पूरी तरीके से ही कंप्रेस कर सकते हैं. इसी तरीके से इसीलिए उसको सिलेंडर में लेके हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं. We have already learned that the difference in the various states of nature is due to the difference in the distance between the constituent particles. What will happen when we start putting pressure and compress a gas enclosed in a cylinder? Will the particles come closer? मतलब कि अगर इससे गैस वाले पे लगाएंगे तो उसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सब पास पास आ जाएंगे. Do you think that increasing or decreasing the pressure can change the states of matter? क्या बता सकते हैं कि ये किस तरीके से चेंज हो गया. जैसा हमारा एक पिस्टन हो गया और ये हमारा सिलेंडर हो गया. ये सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस, मतलब सॉलिड में पास पास है तो वो कोई चेंजेस नहीं होगा, लिक्विड में थोड़ा सा चेंज होगा, और गैसेस में पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा. अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन liquefy gases. Have you heard of solid carbon dioxide? It is stored under high pressure. Solids here to gas converted directly to gases instead on decrease of pressure
to 1 temperature atmosphere without नेक्स्ट जो है हमको इसी कंडीशन को इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर से ये सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस किस फॉर्म में चेंज होगा ये आपको यहाँ पिक्चर से बताया गया है कि आप लिक्विड से सॉलिड से जो लिक्विड पे जाओगे वो फ्यूजन कंडीशन पे जाओगे, मतलब कि इसका जो पार्टिकल्स है उनका फ्यूजन हो जाएगा, संगठन हो जाएगा। फिर आप लिक्विड से गैस पे कैसे जाएंगे तो वो आ जाएगा आपका वेपराइजेशन, मतलब कि इसका जब वाष्पीकरण होगा वेपर में चेंज होगा तब जाके ये गैस बनेगा। और इस तरीके से गैस से आप सॉलिड पे से जा रहे हैं तो उसमें क्या होगा सब्लिमेशन, सब्लिमेशन मतलब होता है ऊर्ध्वपातन। ओके, और इसको हम अपोजिटली अगर सेम को चलाएंगे, अब गैस से आप लिक्विड पे जा रहे हैं, गैस का लिक्विड पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब होता है संघनन हो जाएगा इनका, और फिर लिक्विड से आप सॉलिड पे जाएंगे तो उसका हो जाएगा सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन मतलब कि इसका जम जाएगा, और फिर सॉलिड से वापस गैस पे आएगा तो सेम आ जाएगा इसका सब्लिमेशन, सब्लिमेशन मतलब ऊर्ध्वपातन। ओके, इसका आपका सेकंड वाला है ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं, नॉर्मल लाइफ में आप जो कपड़े सुखाने की प्रोसेस है उसको समझ सकते हैं, जो हमारी होती है कपड़े सुखाने वाली प्रोसेस, वो जो है वो प्रोसेस के थ्रू नहीं होती है, वो कहीं के लिए होगी इफेक्ट ऑन चेंज ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जो है आपका वो किस तरीके से सॉलिड या लिक्विड एंड जो गैसेस है उनके लिए वर्क करता है। Okay. Do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? मतलब कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है हमको जो भी पदार्थ की है उसकी जो स्टेट्स है अवस्था परिवर्तन के लिए। कैन यू क्यूट सम एग्जांपल फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड reaching the boiling point? Water when left uncovered slowly change into vapor. Wet clothes dry up. What happens to water in the above two examples? मतलब कि जो हम एक नॉर्मल डेज में देखते हैं कि जो सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका इवेपोरेशन का वो है जो हमारे गीले कपड़े हैं उनका सूखना, किस तरीके से कपड़े सूख जाते हैं। तो वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मेटल आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नियरेस्ट एट रेस्ट at a given temperature in any gas, liquid or solid. There are particles with different amounts of kinetic energy. In the case of liquid, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapor. This phenomenon of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation। मतलब कि जो स्टेट कंडीशन होती है वो अवस्था परिवर्तन होती है, वो कैसे होती है, जो इवेपोरेशन इसमें होता है वो काइनेटिक एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। जब भी चेंजेस होगा लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड टू गैस का, इसमें क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी, हीट के थ्रू आएगी, और हीट के थ्रू जो भी आ रही है और जो वेपर में चेंजेस हो जाए तो इस सारी प्रोसेस को हम जो होते हैं लिक्विड इनटू वेपर एंड एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ये जो इस बॉइलिंग पॉइंट तो मतलब कि इसका क्वथनांक हो जाएगा। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे इवेपोरेशन, मतलब कि वाष्पीकरण हो रहा है इसका, जो कपड़े सुखाने वाला आपका बेस्ट एग्जांपल है। फैक्टर्स इफेक्टिव इवेपोरेशन, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। An increase of surface area. We know that evaporation is a surface phenomenon.
मतलब कि जो ये वाली वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो टाइप की सतही प्रक्रिया होती है ना, वो सरफेस पे डिपेंडेंट होती है। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज, इसकी जो इवेपोरेशन का रेट है वो भी कम हो जाएगा अगर सरफेस एरिया चेंज हो रहा है, कम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल व्हाइल पुटिंग क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। ओके, जब कपड़े सुखाते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, ऐसा पूरा फैला के सुखाते हैं तो जल्दी सूख जाएंगे, तो उसकी जो सरफेस वैल्यू है वो बढ़ गई, तो वाष्पीकरण जो होगा इवेपोरेशन की वैल्यू भी जो है वो बढ़ जाएगी और इस तरीके से हमारे कपड़े जो है वो जल्दी सूख जाएंगे। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आती है? हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? Let's understand this with activities. Activities यही आपकी दे रखी है कि हमने एक बीकर के अंदर एक जो हमारी प्याली होती है उसके अंदर वाटर को रखेंगे और एक बोतल के अंदर वाटर को रखेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे। जैसे रेनी सीजन में वो जो वाटर है वो आपको रूम में खुला रखना है, ओके, और उसको एक विंटर सीजन में करके देखिए और एक समर सीजन में देखिए। एक जो प्याली के अंदर आप पानी रखेंगे, एक जो पूरी ओपन है, और एक बोतल के अंदर रखेंगे, तो उसमें जो इवेपोरेशन है वो किस में जल्दी होता है और कितने टाइम पीरियड में कितना कितना हो रहा है, ये सारा इसके एक्टिविटी के अंदर दे रखा है। ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं। टेक 5 ml of water in a test tube and keep it near the window or under the frame. Take 5 ml of water in an open china dish and keep it near the windows or under a frame. Take 5 ml of water in an open china dish and keep it inside a cupboard or on a shelf in your class. Record the room temperature. Record the time or days taken for the evaporation process in the above cases. Repeat the above 3 steps of activities on a daily basis and record your observation. What do you infer about the effect of temperature, surface area and the wind velocity on evaporation? Okay, तो ये सारा हमको इसमें ऑब्जर्व करना है। अब ये कूलिंग के लिए किस तरीके से इफेक्टेड है, तो why should we wear cotton cloths in summer? ओके, ये वाष्पीकरण का शीतलता में क्या महत्व है? कूलिंग मतलब हो जाएगा शीतलता और वाष्पीकरण। और सारी जो एक्टिविटीज थी इसके पहले आपकी वो आपकी भी फैक्टर इफेक्टिंग इवेपोरेशन, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले जो कारक था उसके लिए जो एक्टिविटी आपको प्याले में पानी रख के बताई थी। और इसके लिए हम शीतलता के लिए कुछ और एक्टिविटीज रहते हैं, जैसे कि आपने बहुत ज्यादा कूल वाटर जो जस्ट फ्रीज में से निकाला और ग्लास में लिया है, तो ग्लास के जो आउटसाइड पे आप देखेंगे तो एक डॉट 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 वाटर सी बन जाती है। तो वो डॉट 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 कैसे बनती है? तो क्योंकि अंदर का जो ग्लास के इनर साइड का जो टेम्परेचर वो चेंज है एंड आउटर साइड का जो टेम्परेचर है वो चेंज है, तो जो आपकी वाटर में जो है इवेपोरेशन होता है और उसी वाष्पीकरण की जो बूंदें होती है वो कुछ एटमॉस्फेयर के वाटर से लेके और आपकी ग्लास के ऊपर आ जाती है। उसी प्रकार से जब हम समर में कॉटन के कपड़े पहनते हैं, तो कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो हमारा जो एक्स्ट्रा एनर्जेटिक होने से जो हमारे वार्म हो जाते हैं। वार्म गर्मियों में जब हम एक्स्ट्रा कार्य करते हैं तो जो हमारा वो स्वेट निकलता है पसीना, तो वो पसीने को आसानी से जो कॉटन है वो अब्जॉर्व कर देता है, तो वो भी एक वाष्पीकरण की ही प्रोसेस होती है। ड्यूरिंग समर we perspire more because of the mechanism of our body which keep us cool. We know that during evaporation the particles at the surface of the liquid gain energy from the surrounding or body surface and change into vapor. The heat energy equal to the latent heat of evaporation is absorbed from the body, leaving the body cool. Cotton being a good absorber of water helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation.
Second is why do we see water drops on the outer surface of a glass containing ice cold water? वो हमने आपको बता ही दिया है कि देखिए आउटर साइड जो टेम्परेचर है ना इनर साइड जो टेम्परेचर है ग्लास का, तो वो जो इवेपोरेशन से जो है वाटर की जो बॉल बन जाती है धीरे धीरे. Let's us take some ice cold water in a tumbler. Soon we will see water droplets on the outer surface of the tumbler. The water vapor present in air, one coming in contact with the cold glass of water, loses energy and gets converted to liquid state, which we see as water droplets. मतलब वो उसकी एनर्जी जो है वो लेस होती जाती है और इस तरीके से वो वाटर की ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाती है. ओके, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट.